के भारत आने पर भारत सरकार ने अपने नियम बदल लिए। यानी कि कोई भारी आदमी है जो भारत आ रहा है, बिल्कुल शाहरुख खान अंदाज में इनका वेलकम हो रहा है। और आने के पीछे जो मंशा सरकार की है वो ये है कि जब ये आए, पैसे वाला आदमी है तो जेब खाली करके जाए। और जेब खाली करवाएंगे कैसे, आज के सेशन में हम यही बताएंगे। क्या इनसे टेस्ला कार सस्ते में मंगला लेंगे, या फिर दुनिया भर के सैटेलाइट अंतरिक्ष में छुड़वा देंगे, या ट्विटर पर सरकार इनसे कुछ थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर लेगी कि भाई थोड़ा ट्वीट डिलीट करवाने में मदद कर दिया करो। क्या चाहती है भारत सरकार? बाय द वे, मैंने आज से 13 दिन पहले भी आपको एक सेशन करके बताया था कि एलन मस्क को भारतीय बाजार में एंट्री मिल चुकी है। एंट्री की शुभकामना जैसे ही इन तक पहुंची, आप लेकर के झोला निकल लिए भारत की तरफ की आ रहे हैं। बहुत कुछ है इनके लिए साहब इंडिया में इन्हें जहां एक और अपनी इलेक्ट्रिक कार बेचने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सैटेलाइट के थ्रू, इंटरनेट और ट्विटर के थ्रू भारत सरकार के साथ सीधी दोस्ती। ये सारी बातें आज के सेशन में जाननी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खास है। और भारत सरकार इनके आने से पहले अपने नियमों में परिवर्तन कर दे तो साहब ये मानना पड़ेगा कि पैसे वाला हो तो कोई ऐसा जिसके स्वागत में सरकार एकदम पलक पांव ने बिछा ले। आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे कि क्या है भारत सरकार की मंशा और किस प्रकार से एलन मस्क को बोतल में उतारने की तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन गुजारिश पहले कर लेते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें ये है एलन मस्क। एलन मस्क क्या है, इसको समझने के लिए ब्लूमबर्ग पर एक बार नजर डालते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार फिलहाल का अपडेटेड आंकड़ा, दुनिया के सबसे चौथे पैसे वाले आदमी जिनके पास रोकड़ा मतलब थोड़ा बहुत कम भी होता है, मतलब न्यूज के अनुसार थोड़ा बहुत कम होता है, तो इतना कम हो जाता है जितना कि हमको जीरो नहीं पता है। मतलब कल को कोई हमसे इंटरव्यू में ये ना पूछ ले कि बताइए बिलियन में कितनी जीरो होती है, तो एक बार में लटपटा जाएंगे हम। भाई साहब, एलन मस्क के पास में 174 बिलियन डॉलर की ब्लूमबर्ग के हिसाब से मतलब राशि है। एलन मस्क के पास फोर्ब्स के अनुसार 183 बिलियन डॉलर की धनराशि है। अब ये कितना होता है? पाकिस्तान अपना पैमाना है, पाकिस्तान के फॉरेक्स में 8 बिलियन डॉलर है। अब आप सोच लीजिए कि इस आदमी के पास कितना पैसा है, मतलब कितने पाकिस्तान को ये आते जाते कि यो लो पकड़ो दीवानों में आ गया। भाई साहब, उस प्रकार से इसके पास 183 बिलियन डॉलर की वर्थ है। अब यह व्यक्ति भारत आ रहा है। भारत आ रहा है तो निश्चित ही भारत सरकार कुछ ना कुछ तो इसके साथ साठगांठ करना चाहती होगी। इसके पिटारे में बहुत कुछ है। बहुत कुछ में इसकी बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर की बड़ी कंपनी में नाम टेस्ला का आता है, जो कि इलेक्ट्रिक कार है। और इस इलेक्ट्रिक कार के लिए भारत सरकार बहुत कुछ तरीके से पहले खूब कोशिशें कर चुकी, खुद के लेवल पर बड़ा बनने की। जब नहीं बन पाई तो फिर हमको फाइनली इनकी जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि अमीर लोग इलेक्ट्रिक कारों के नाम पर इंडियन इलेक्ट्रिक कारों को खरीद ही नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है यार हमारी स्टेटस से नीचे की चीज है, इंडियन कंपनी की कार हम कैसे खरीद लें। अमीरों में एक साइकोलॉजिकल डायलेमा होता है कि यार इंडियन कंपनी ये तो बेकार होती है, तो इलेक्ट्रिक कार इन कंपनियों की हम क्यों खरीदें, हमें तो विदेशी कंपनियों की खरीदनी है। विदेशी कंपनियों की गाड़ी जब इलेक्ट्रिक होकर आती है तो भारत सरकार उनसे इतना पैसा वसूल लेती है कि वो बहुत महंगी हो जाती है। इस तरह से कार का मार्केट इंडिया में बन ही नहीं पाया। पूरी व्यथा सुनाएंगे आपको कार मार्केट की, लेकिन यह बंदा इतना जिद्दी निकला कि भारत सरकार को मना ले गया। आज के सेशन में बताएंगे कैसे मनाया। इसके पिटारे में स्पेस एक्स है, ट्विटर है, बोरिंग कंपनी है, न्यूरालिंक है, बहुत कुछ है। सबसे पहले चर्चा टेस्ला की कर लेते हैं। टेस्ला को समझने के लिए मोदी जी खुद अमेरिका गए थे कि यार तुम जरा बताओ कि इलेक्ट्रिक कार कैसे बनाते हो। भाई इन्होंने बकायदा अपनी कंपनी घुमाई, इलेक्ट्रिक कार कैसे बनाते हैं, कैसे काम होता है। इन्होंने इस बात को अच्छे से समझा हुआ है कि भारत में कार का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर अगर हम टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो इंडिया उनमें तीसरे कंट्री के रूप में तीसरे बड़े स्थान पर आती है। चाइना, अमेरिका और उसके बाद तीसरा इंडिया है। यूरोप तो कंबाइंड रूप से इतनी मिलियन कारें खरीदता है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ 4 मिलियन कार हर साल खरीदता है। ऐसी स्थिति में भारत अभी इन दिनों इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव किया है। अच्छा, बाय द वे आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि भारत सरकार का या फिर ये कहिए दुनिया का ही ये एक तरह से संयुक्त एजेंडा है कि कार्बन एमिशन को कम करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। कार्बन उत्सर्जन कहां से होता है? पेट्रोल डीजल जलाने से, कोयला को जलाने से, इनसे होता है। तो ऐसी स्थिति में कार के अंदर जो ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाला पेट्रोल डीजल है उसको रिप्लेस करके बिजली से अगर कार को चलाया जाए, और बिजली कहां से लाएं तो बोले सोलर पैनल से लाई जाए। तो सोलर पैनल से रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी चार्ज से गाड़ी चलाओ, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। हालांकि इसके भी बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स हैं कि कल को वो बैटरियां जो बची रह जाएंगी उनका क्या करोगे। तो बोले 25-30 साल बाद देखेंगे, तब तक तो पहले बिजली से गाड़ी चलाओ, बिजली से गाड़ी चलाओ। इसको लेकर भारत सरकार ने सबसे पहले योजना बनाना शुरू किया कि भाई हम धीरे धीरे भारत में कार
बिजली से चलाना शुरू करेंगे। और भारत सरकार ने 2015 में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिमाग में लिया कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो इंडिया में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना करके इंडियंस को सस्ते में गाड़ी बेचें। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम से एक फेम स्कीम 2015 में लॉन्च कर दी, जिसके तहत हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने थे और ई व्हीकल्स बनाने थे। ई व्हीकल्स के नाम पर आपने देश में आई हुई क्रांति रिक्शों की तो देख ही ली होगी भाई। कहीं भी घूमने जाओ वो जो ई रिक्शा आपको आते जाते मिल जाता है, समझो कि उसने इलेक्ट्रिक क्रांति का सबसे ज्यादा जो लाभ कमाया है वो ई रिक्शा वालों ने कमाया है। मतलब इस कदर मार्केट में है कि उनको देखकर डर लगने लगता है कि भाई अब सड़क पर चलने की जगह भी दे दो, मतलब चींटियों की तरह फैल गए हो। खैर, ई रिक्शा क्रांति को समझ गया था, उसको समझाने वाले बनाने वाले लोग भी समझ गए थे कि बैटरी लगाओ, मोटर लगाओ, गाड़ी चलाओ। लेकिन कार वाले आप अपनी कार को, अब जिन लोगों को 4 पहिए की गाड़ी खरीदनी होती थी उनको ई रिक्शा में बैठा हुआ आदमी यही कह देता था, भाई साहब इससे बढ़िया तो ई रिक्शा ही ले लिए होते। बोले कार में और ई रिक्शा में अंतर क्या है? बोले इसकी बैटरी थोड़ी पावरफुल है, इससे एसी और चल जाता है, बाकी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ई रिक्शा ही है। मेरे जो साथी जानने वाले जिन्होंने गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की योजना बनाई या ली भी, उनके साथ में जो सबसे बेहुदा मजाक किया गया वो यही था, 4 पहिए का ई रिक्शा, 4 पहिए का ई रिक्शा विद फिटेड एयर कंडीशन। इस इमेज से भारत सरकार लड़ रही थी। अच्छा, उधर अगर कोई 2 व्हीलर लेके घूम रहा है तो उसे भी कहा जा रहा है 2 पहिए का ई रिक्शा लेके घूम रहा है। खैर कोई बात नहीं साहब, मार्केट में 2 व्हीलर 3 व्हीलर को भारत सरकार लाना चाह रही थी, लेकिन इमेज से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि अपन लोग मजाक तुरंत बना लेते हैं। सरकार ने कहा कि नहीं, अब इसको हम दोबारा पैक करके दोबारा लॉन्च करेंगे। भारत सरकार ने 2019 में फिर से एक फेम 2 नाम की योजना 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्च करी कि नहीं साहब अपन जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़िया से चलाएंगे। फेम 2 भी आ गई। भारत सरकार के प्रयासों का फर्क भी पड़ा। भारत में जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2015 के अंदर, 2018 के अंदर तो 0.5% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे कुल मार्केट में जो बिकने वाले थे। बाद में 2023 में 13 लाख, ये कितने भी हैं भाई, 79,311 13,79,000, ठीक है ना। 6.3% व्हीकल्स मार्केट में जो सेल हुए उनमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, लेकिन उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से भी मेजर नंबर ई रिक्शे का था, उसके साथ साथ बाइक का था, और कार बहुत कम अमाउंट के रूप में सामने आई। भारत सरकार समझ गई कि मार्केट तो बड़ा है, इलेक्ट्रिक मार्केट बड़ा है, लेकिन लोगों के केस में एक इमेज कॉन्शियसनेस आ रखी है कि अगर गाड़ी खरीदें तो विदेशी, पैसा लगे तो हमारा बढ़िया से लगे और थोड़ा इमेज बढ़े। कोई बात नहीं साहब, भारत ने फिर एक टारगेट रखा, क्या कि हमें इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर बड़ा जाइंट बनना है। और बड़ा जाइंट बनना है, क्यों बनना है, इसके पीछे का तर्क निकाला कि 2030 में अगर कैलकुलेट किया जाए ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, जो अभी कहीं 2 से लेके $5 बिलियन के आसपास घूम रहा है। भारत सरकार ने एक बहुत ही मतलब भविष्योन्मुखी प्रकार का आइडिया दिमाग में रखा कि अभी पेनिट्रेशन मार्केट के अंदर जहां 5% है, 2030 तक 45% के आसपास इलेक्ट्रिक कार के अंदर या इलेक्ट्रिक सामान के अंदर मार्केट बन जाएगा। कोई बात नहीं साहब, ऐसे में एंट्री धूमधाम से होना जिसकी बचती है, उनका नाम होता है एलन मस्क। एलन मस्क से मिलने प्रधानमंत्री खुद गए, समझने गए, और भारत ने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक कारें बनाई भी हैं। टाटा की इलेक्ट्रिक कार अगर आप देखें तो मैं मतलब बहुत प्रेज करता हूं टाटा के प्रोडक्ट्स को, जो उन्होंने जिस तरह से मार्केट को पकड़ा हुआ है। इसी प्रकार से साहब भारत सरकार की तरफ से एलन मस्क को देखा गया कि ये करता क्या है, कैसे कंपनी को बढ़िया बनाता है। भारत सरकार के द्वारा जब इनके प्लांट को विजिट कर लिया गया, उस समय लोगों ने एलन मस्क से पूछा कि भैया इंडिया में आना चाहते हो क्या, 2022 का वाकया है। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, उनके यहां पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। टैक्सेशन की कहानी को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। आज अगर डॉलर की कीमत 80 से 85 के बीच में चल रही है, एक राउंड फिगर में 80 का नंबर ले लेते हैं, तो भारत में कोई गाड़ी अपनी कॉस्ट यानी कीमत, इंश्योरेंस और किराया बाहर से यहां आने का, अगर यह $40,000 से ऊपर का पाती है, $40,000 का मतलब हुआ 32 लाख रुपया। अगर कोई कार 32 लाख रुपए से ऊपर की विदेशी कंपनी की गाड़ी है और बाहर से सीधा इंडिया में इंपोर्ट की जाती है, मतलब इंडिया वाले बाहर से मंगाते हैं, जैसे ऑडी, मर्सिडीज, BMW, बहुत सी गाड़ियां एज इट इज हम इंपोर्ट करते हैं। अब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और उसकी इन 3 चीजों को मिलाकर लागत
32 लाख रुपए से ऊपर पड़ रही है, राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, 32 से 35 पकड़ लीजिए, तो भारत सरकार 100% उस पर कस्टम ड्यूटी वसूल लेती है। मतलब यह हुआ कि तुम्हारी कॉस्ट, मतलब तुम्हारी जो कीमत है अगर 32 लाख, तो इस पर 32 लाख रुपए तुम अब और दो हमें। यानी एक तरह से यह समझिए कि आज इंडिया में जो भी 70 लाख की गाड़ी आप घूमती हुई देख रहे हैं, समझ जाओ कि उसमें 35 लाख रुपए वो भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी दे के गाड़ी चला रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगर उससे थोड़ी सस्ती पड़ रही है, कॉस्ट, इंश्योरेंस और माल भाड़ा तीनों मिलाकर $40,000 से कम पड़ रहा है, तो भारत सरकार उस पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी वसूलती है। इस प्रकार से हम लोग जबरदस्त टैक्स वसूलते हैं, और इस टैक्स वसूलने से बहुत सारी कंपनी की गाड़ियां भारत पहुंच ही नहीं पाती, और पहुंचती हैं तो फिर वो कुछ ही लोगों तक लिमिटेड रह जाती हैं। भारत की अपनी कंपनियां अच्छे से विकास करें, इसलिए भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी को इतना बढ़ा के रखा हुआ है, और उसका फायदा भी होता है। आज इंडिया में बच्चे से महिंद्रा हुआ, टाटा हुआ, ये ग्रो करते हैं, मारुति हुआ, ये ग्रो करते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि हमने फॉरेन कंपनी के ब्रांड्स को, जो कि तुलनात्मक रूप से थोड़े अच्छे कंसीडर किए जाते हैं, वो हमसे बीट कर जाएंगे, हमको बीट कर जाएंगे, तो उन्हें बाहर रोकने का तरीका बना रखा है। लेकिन एलन मस्क हमारी जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक मार्केट को 2030 तक $100 बिलियन का बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को। लेकिन वो टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक रिक्शा बेचने से नहीं बनेगा। इनसे जब पूछा गया एलन मस्क से 2021 में, तो इन्होंने साफ कहा कि भाई हम आ तो जाएं, लेकिन इंडिया की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, टेस्ला चल तो जाएगी वहां, लेकिन भाई हम इतना पैसा नहीं दे सकते। इतनी इंपोर्ट ड्यूटी होगी तो उसकी वजह से लोगों तक रीच ही नहीं बन पाएगी। तो बोले ये नहीं कर पाएंगे। तो बोले फिर क्या करें? भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर जून के अंदर इनसे मुलाकात की। इनसे कहा कि बताओ भैया एलन, चाहते क्या हो? इंडिया में तुमको हम बुलाना चाहते हैं, पैसे वाले आदमी हो, थोड़ा खर्च करो यार, जेब ढीली करो, हैं बॉन्ड खरीद लो। तो भाई कंपनी नहीं थी तो बॉन्ड कहां से खरीदते? खैर कोई बात नहीं। तो ये भाई साहब जो है, इनको समझाया गया कि आप इंडिया आओ। प्रधानमंत्री ने समझाया, ये अपनी बात समझा दिए, अपनी बात समझा दिए प्रधानमंत्री ने। फिर पीयूष गोयल जी को कहा कि आप जाओ थोड़ा समझा के आओ। पीयूष गोयल जी नवंबर के अंदर इनको जाकर समझाए लास्ट ईयर कि आप आइए, आपके हिसाब से कुछ प्लान करेंगे। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट विदेशी कंपनियों को लाने का तिगड़म जानती थी। इनके हिसाब से कुछ ऐसा कंफर्टेबल प्लान बनाया जाए जिससे इन्हें भी ये ना लगे कि इनसे बहुत ज्यादा ड्यूटी वसूल ली गई है, और इन्हें बुला भी लिया जाए। तो इनके हिसाब से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की गई कि भाई कुछ ऐसा प्लान किया जाए ताकि विदेशी कंपनियां भारत आएं तो भारत सरकार का नुकसान भी ना हो और इन लोगों का नुकसान भी ना हो। अब आप विचार करना, जहां आप गाड़ी की बराबर कीमत वसूल रहे थे, 100% ही आप कस्टम ड्यूटी वसूल रहे थे, भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से अब 1 महीने पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में परिवर्तन ला दिया। और क्या परिवर्तन ला दिया? सरकार ने कहा अगर आप $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, कितना? $0.5 बिलियन, कितना होता है ये? 4150 करोड़ रुपए। अगर आप भारत में निवेश करने को तैयार हैं, निवेश का मतलब क्या हुआ? जैसे आप किसी रईस आदमी को बुलाए, उससे कहे भाई साहब सुनो, यहीं पे जमीन खरीदोगे, यहीं पे फैक्ट्री लगाओगे और इस फैक्ट्री में इतना पैसा लगाओगे। अगर आप इतना लगाने को तैयार हो तो फिर हम आपके लिए थोड़े नियम वगैरह में विचार कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एलन मस्क को दिमाग में रखकर ऐसे कानून बना दिए कि अब मस्कवा एकदम मस्क तरीके से इंडिया में आ सकते हैं। कैसे? अब सुनो, भारत सरकार ने इनको जहां पहले 100% का डर बिठा रखा था, उसे सीधा 15% पर कर दिया। 15% कोई ड्यूटी नहीं है, मतलब ये जितनी भी कार चाहे उतना इंडिया में भेज सकते हैं। लो साहब पकड़ो। अब आप कहेंगे जब इतना कम किया है तो इससे कुछ तो लिया होगा। क्या लिया? इनसे लिया इन्वेस्टमेंट, कि तुम $0.5 बिलियन का अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हारे हिसाब से हम कुछ चीजें तुम्हें बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? आइए, पहला पॉइंट, न्यूनतम निवेश 4150 करोड़ रुपए करना ही होगा। अधिकतम निवेश कितना करते हो उसमें हम कोई भी इफ एंड बट नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम इंडिया में अपनी कार बनाओगे तो पहले 3 साल में तुम्हें जितना भी सामान खरीदना है उसके अंदर तुम्हें पहले भारत के प्रोडक्ट निर्माताओं से 25% सामान हमारा इंडिया का लगाना पड़ेगा। यानी तुम्हारी कार बन के आ रही है, उसका 1/4 हिस्सा इंडिया में बना हुआ, हमारे इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। अगले 5 सालों में, यानी 3 के बाद अगर समय सीमा 5 साल पहुंचती, अगले 2 साल और बढ़ गई, तो फिर 50% जो सामान तुम्हारी कार में लगेगा वो इंडियन लगेगा। तो इससे क्या हुआ? उनकी कार के लिए और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका मिल गया। पहला पार्ट समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट ले लिया, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कंडीशन डाल दी कि तुम हमारी कंपनियों से माल खरीदोगे। 2 बातें हो गई।
तीसरी बात इनसे कहा गया कि यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, 0.5 बिलियन लगाते हो तो इतना दे देंगे, 0.8 बिलियन डॉलर तुम अगर इन्वेस्ट करते हो तो हम तुम्हें एक फैसिलिटी देते हैं। और वो फैसिलिटी मतलब एलन मस्क को समझ में आ गई। मतलब आप ये समझकर चलिए कि एलन मस्क मिनिमम 1 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। आप मान लीजिए 5-6 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो व्यक्ति करेगा जब वो आएगा। क्या इनके हिसाब से पॉलिसी ये दी गई कि आप लोग अगर इंडिया आते हो तो हम आपके लिए एक सुविधा कर देते हैं। और वो क्या? जितने दिन में आपकी फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, भाई 3 साल में मान लो फैक्ट्री बनकर तैयार हुई, 3 साल में बनकर तैयार हुई तो पहले ही दिन तो कार बनके मार्केट में आ नहीं जाएगी। एलन मस्क ने कहा कि सर आप इतना पैसा लगवा लेंगे हमसे, हम कमाएंगे कैसे? तो बोले एक काम करो, तुम अपने बाहर की किसी फैक्ट्री से कार बनी बनाई इंडिया में बेचना शुरू कर दो। इंडिया में बेचोगे तो कमाई होगी तो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कर देना। विन विन, एक हाथ से दे एक हाथ से ले वाला समझौता कर लिया। तो बोले सर कहां से बनाकर भेजेंगे? तो इन्होंने जर्मनी में अपनी फैक्ट्री को बोल दिया है कि कार बनाओ, इंडिया में कार बेचने चलना है। इंडिया में कार बेचने चलना है तो भारत सरकार ने इन्हें ऑफर क्या दिया? 15% तुमसे हम टैक्स लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि तुम 3 साल में लाकर पहले ही हमारे यहां पर गाड़ियां भर दिए, तुम सारा की सारा स्टॉक हमारे यहां पर भर दिए कि साहब हम तो विदेशों से सस्ता गाड़ी मंगा लिए, बाद में कहे फैक्ट्री में सॉरी सर हम कुछ कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है बेटा, तुम केवल 1 साल में 8,000 गाड़ी ही मंगा पाओगे। मतलब अगर तुम्हें बाहर से गाड़ी मंगानी है ना तो 1 साल में 8,000 ही मंगा पाओगे। इस प्रकार से 5 साल में तुम 40,000 गाड़ी मंगा पाओगे। गाड़ियां मंगा लो। और चूंकि हम 100% कस्टम ड्यूटी लिया करते थे, अब 15% पर आ रहे हैं, तुम्हारे चलते हम 85% ड्यूटी का नुकसान उठा रहे हैं। उसको हम एक योजना में डाल देते हैं, उसको हम लोग अपनी तरफ से एक PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में डाल देते हैं कि हमने प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपने टैक्सेशन में नुकसान उठाते हुए और उस टैक्सेशन से अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का इन्वेस्टमेंट मंगा लिया। तो यह समझिए कि भारत सरकार प्रॉपर तरीके से ईवी का मॉडल तैयार कर दी। मतलब आप यह समझिए जिस दिन एलन मस्क यहां पहुंच रहे होंगे, यह ले लीजिए कि इस दिवाली टेस्ला जबरदस्त बिकने वाली है। यह पहले से ही फोरकास्ट आप लेकर चले जाइए, क्योंकि भारत सरकार की नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के बनते ही टेस्ला ने जर्मनी के अंदर भारत के लिए गाड़ी बनवाना शुरू करवा दिया कि सर शुरू कर दो। जर्मनी में गाड़ी बनना शुरू हो गई है। अब वो गाड़ी बनना शुरू हुई है, मैं तो कह रहा हूं कि दिवाली भी कौन देख रहा है, आने वाले 1-2 महीने में टेस्ला कार आपको इंडिया की सड़कों पर चलती दिख जाएगी, क्योंकि भारत सरकार नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी ले आई है जिसके चलते हुए टैक्सेशन में कमी होगी। यानी एक तरह से यह समझिए आपको भी मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस में गाड़ी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर तो क्या केवल टेस्ला ही ऐसा कर सकती है? नहीं, इसका मुझे जो एक हिडन चीज दिखाई दे रहा है, टेस्ला को तो बुलाया जा रहा है, चाइना वाले लेकिन आंख लगाकर मार्केट को देखकर बैठे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना अमेरिका भी आगे नहीं है जितना चाइना आगे बैठा हुआ है। चाइना तो भाई साहब लिथियम आयन बैटरी का मसीहा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में उनके यहां की एक कंपनी है जिसका नाम है BYD, इंडिया में ऑलरेडी उसकी गाड़ियां घूमना शुरू हो गई हैं, जब 100% उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है। आप सोचिए कि चाइना वाले आकर के इन्वेस्टमेंट किए और गाड़ी बेचना शुरू कर दिए। टेस्ला खुश बहुत हो रही होगी, यानी कि एलन मस्क खुश बहुत हो रहे होंगे, लेकिन चाइना वाले इनका मार्केट खा जाएंगे भाई साहब। मैं तो यह मानता हूं क्योंकि इन्हीं की पॉलिसीज को पूरा करते करते चाइना इस मार्केट को भर देगा। किसी को यह दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे जो कहते हैं ना गेहूं के साथ खरपतवार आती हुई दिख रही है, वो चाइनीज खरपतवार आके दिख रही है जो मार्केट को पूरी तरह से तोड़ने वाली है। और आपको फायदा यह होगा कि जब बाहर से मार्केट में आएंगी कंपनियां तो गाड़ियां सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी, आप हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में तेजी से दिखने होंगे। और मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना दिया था। आप सोचिए 4 अप्रैल को मैंने वीडियो बनाया है और 4 अप्रैल की आप ये खबर देख रहे हैं। मतलब आप टाइमिंग भी मिलाएंगे ना, मैंने अपनी पाठशाला पे मॉर्निंग में ये वीडियो बनाया है, तारीख नोटिस कर लें, और इवनिंग की एक खबर देख रहे हैं 8:43 की, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जर्मनी ने जर्मनी में कार बनने का ऑर्डर दे दिया गया। ये पूरा डिटेल आप अपनी पाठशाला पर मैंने ये वीडियो किया था, जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इस पॉलिसी के अंदर इंडिया में से ही इन्हें कुछ लेना होगा। अब इंडिया से ले क्या?
तो 25% इंडिया से प्रोडक्ट लेने हैं। तो टाटा के साथ इनकी बात चल रही है, टाटा टेस्ला डील हुई बताई कुछ सेमीकंडक्टर्स को लेकर, ऐसा मार्केट में चल रहा है। ना तो टाटा खुद बोलने आया, ना टेस्ला खुद बोलने आई, यानी कि एलन मस्क ना बोलने आए, दोनों ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन माना जा रहा है। और उधर से पधारो हमारे देश, राजस्थान वाले भी कह रहे हैं कि सर इतना पैसा लगाओगे राजस्थान में लगा लो। आंध्र प्रदेश वाले कह रहे हैं सर इतना पैसा लगाओगे हमारे यहां लगा लो। एलन मस्क आएंगे, पैसा लगाएंगे, कम से कम 5 से 7 हजार करोड़ रुपए, मैं तो मान के चल रहा हूं कि 10,000 करोड़ तक की भी न्यूज छपेगी अखबारों में। इतना पैसा ये इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे। तो कब आ रहे हैं भाई साहब? ये सुनने में आ रहा है कि 21-22 अप्रैल को इंडिया आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इनका इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन। भारत का जो बहुआयामी सपना है कि हम 2030 में $100 बिलियन का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट क्रिएट कर लेंगे, वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के थ्रू सरकार ये पैसा दे रही है, गलत कर रही है कि सही कर रही है? भारत ने कोरोना काल में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, सबके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लगभग खोल दी थी। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर था, इसमें भी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अब दूसरा सरकार ने इनके लिए नियम कहां बदले, आइए स्पेस एक्स पर पहुंचते हैं। स्पेस एक्स, दुनिया में अगर एलन मस्क को टेस्ला के लिए जाना जाता है ना, तो इनका दूसरा जो बहुत ही मतलब एक तरह से समझ लीजिए $180 बिलियन का मार्केट वैल्यूएशन है स्पेस एक्स का। मतलब एक तरह से समझिए कल्पनातीत इनका एक प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स। वो क्या है? ये अंतरिक्ष में, स्पेस एक्स इनकी कंपनी है असल में। वो क्या करती है ना, प्राइवेट कंपनी है अमेरिका के अंदर, और ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने जाती है। जैसे अपने यहां पे इसरो चंद्रयान छोड़ा, मंगलयान छोड़ा, ऐसे अमेरिका में अपना ही इनका, जैसे अमेरिका की सरकारी कंपनी का नाम नासा है, जापान की का जाक्सा है, यूरोपियन वालियों का ईएसए है, ऐसे उनका रशिया वालों का रोस्कॉस्मोस है ना, जापान वाले के जाक्सा। ऐसे अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम स्पेस एक्स है। अब ये जो स्पेस एक्स है ना, ये अपने प्राइवेट स्टेशन बना रखा है, प्राइवेट रॉकेट बना रखा है, प्राइवेट सैटेलाइट बना रखा है, यानी सरकार से अलग ये चल रहा है। अब तो सरकार भी पूरा काम इसी से करवाती है। आप सोचिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक यात्री भेजने हैं, एलन मस्क भेजेगा, बढ़िया पैसे कमाता है, बढ़िया प्राइवेट तरीके से। नासा ने कहा कि अब प्लेनेटरी मिशन के लिए प्राइवेट कंपनियां काम करेंगी, हम तो इंटरप्लेनेटरी मिशन पर जाएंगे, मंगल पर जाना हुआ, कहीं और जाना हुआ, नासा वो काम करेगा, छोटे काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी। इंडिया में सारा काम अभी इंडियन गवर्नमेंट करती है, यानी कि इसरो करता है। भारत को स्पेस एक्स से एक सबक सीखने को मिला कि यार पैसे वाले लोगों के पास पैसा बहुत है, और पैसा बनाने के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार रहते हैं, तो क्यों ना इन्हीं को आकर्षित किया जाए कि आओ थोड़ा इसमें भी लगाओ। तो इसमें भी लगाओ, तो इनका एक बहुआयामी प्लान है साहब। मतलब आप समझिएगा, एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने का हिम्मत रखता है कौन? एलन मस्क। अमेरिका से निश्चित ही भारत बहुत सस्ता है। सस्ता क्यों है? जमीन सस्ती है, लेबर सस्ती है, और सरकार तो खुद पलक पावने पिछा के बुलाती है। तो भाई इनके लिए एक और अगर ऐसी जगह तैयार हो जाए तो इनके लिए कहना क्या। ऐसी स्थिति में इन्होंने साहब एक और काम कर रखा है एलन मस्क ने। वो क्या कर रखा है भाई साहब? ये अपने स्पेस एक्स से अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का जाल बिछा दिए। मतलब अंतरिक्ष में 5700 सैटेलाइट टिल डेट अभी स्पेस एक्स जो इनकी एजेंसी है उनके तैर रहे हैं, जिस परियोजना का नाम स्टारलिंक परियोजना है। यह क्या परियोजना है साथियों? स्टारलिंक परियोजना ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आज आप टावर से इंटरनेट प्राप्त करते हैं मोबाइल के अंदर, लेकिन अगर आपको सैटेलाइट से ही इंटरनेट मिल जाए तो फिर चाहे आप समुद्र में हो, पहाड़ पर हो, रेगिस्तान में हो, जमीन में हो, कहीं पर भी हो, सैटेलाइट से आपके मोबाइल के अंदर कनेक्शन पहुंचते जाएंगे। सैटेलाइट का कनेक्शन खत्म नहीं हो सकता। जैसे आप टाटा स्काई को कहीं भी चलता हुआ देखते हैं, ऐसे सैटेलाइट फोन भी सब जगह चलेंगे। ये दुनिया भर में सैटेलाइट फोन और इंटरनेट देना चाहते हैं। इंटरनेट देने का इनका जो बहुत ही तगड़ा प्लान है उसे स्टारलिंक नाम दिया गया है। अब इनकी होड़ाहोड़ भारत की भी कई कंपनियों ने ऐसे ही काम करने का प्लान किया कि भाई जब किसी दिन दुनिया में सबसे मोस्ट एडवांस ब्रॉडबैंड सिस्टम स्टारलिंक लेकर आ जाएगा, उस समय एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, इनका क्या होगा। तो ये लोग भी अपना अपना सैटेलाइट छोड़ना शुरू कर दिए। जैसे कि एयरटेल वाले वन वेब के नाम पर सैटेलाइट छोड़े हुए हैं कि जिस दिन सरकार के दिमाग में आ गई कि भाई सैटेलाइट से इंटरनेट लेना है, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि स्टारलिंक हाथ मार ले जाए। भाई साहब बात यही हो रही है।
आ रहे हैं एलन मस्क, तो इनको दिमाग में रख करके भारत सरकार प्लानिंग बना रही है कि इससे स्पेस में पैसा कैसे लगवाया जाए। गाड़ी में तो लगवा लिए, अब स्पेस में कैसे उतारा जाए। आप सोचो, अमेरिका के जितने भी टॉप बड़े उद्योगपति हैं वो कोई ना कोई सामान इंडिया में बेच रहे हैं। एलन मस्क केवल ट्विटर चला रहा है इंडिया में, जिससे कुछ कमा नहीं रहा है, लेकिन न्यूज पूरी बनवा रहा है। इंडिया में उसने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इसके लिए दूसरा फील्ड तलाशा जा रहा है, टेलीकॉम सेक्टर और स्पेस सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में ऑलरेडी 119 करोड़ यूजर हैं मोबाइल फोन के। 2021 में जब 46% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती थी, अब वो 60% के आसपास पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप इंटरनेट यूजर से ये कह दो कि आपको चिंता ही नहीं करना, एक बार पैसा दो, जिंदगी भर मस्त रहो टाइप से, और इंटरनेट कभी जाएगा ही नहीं, तो भाई साहब अगेन एलन मस्क, जिन्हें मैं एलियन कहने में भी नहीं हिचकता हूं, इनका फिर से स्वागत होता है। भाई साहब यदि ये इंडिया आते हैं तो निश्चित ही भारत सरकार को इनसे स्पेस सेक्टर के अंदर भी और मतलब फोन के अंदर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने इनके आने से पहले ही स्पेस सेक्टर में भी परिवर्तन कर दिया है। जानकर आश्चर्य होगा कि जहां एक और इनके आने से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर परिवर्तन कर दिया गया, वहीं इनके आने से पहले आज की सुर्खी है कि भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे अभी स्पेस सेक्टर में हुआ करते थे, विदेशी जो पैसा हमारे स्पेस सेक्टर में लगता था, उसको पूरी तरह से 100% कर दिया है कि आओ और पैसा लगाओ, बढ़िया से हमारे स्पेस में निवेश करो। आप कहेंगे सर यह चिंता का विषय नहीं हो सकता क्या? भाई उदाहरण के रूप में अमेरिका खुद बैठा है प्राइवेट बन करके, एलन मस्क वहां चला ही रहे हैं बढ़िया से। ये जो अमेजन वाले हैं, जेफ बेजोस, ये चला रहे हैं, वेरिजोना वाले चला रहे हैं। तो दुनिया के सामने प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, हमारे सामने मॉडल बन गया कि अगर ऐसा होता है तो हम भी बुलाएंगे। भाई साहब भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्राप्त करने के लिए कानूनों में परिवर्तन किया, फेमा के तहत इनको बुलाने की इजाजत दे दी है। डायरेक्टली नाम इनका नहीं लिया, कानून बना दिए जिसमें यही फिट बैठते हैं। अब देखिए भारत सरकार का ये गजट नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 16 अप्रैल का। इस 16 अप्रैल के गजट नोटिफिकेशन को अगर आप देखें तो भारत सरकार ने 100% एफडीआई कर दिया है। किसके अंदर? अगर सैटेलाइट का बनाना है, सैटेलाइट का उत्पादन करना है, जमीन मैदान खंड खरीदना है, उपभोक्ता खंड खरीदना है, 100% पैसा लगा के खरीद सकते हो आप। इसमें से 74% तक लगाओगे तो ऑटोमेटिक लगा लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर अगर करते हो तो फिर सरकार से पूछना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप प्रक्षेपण यान यानी कि अपना ही रॉकेट लगाना चाहते हो, प्रणालियों का विकास करना चाहते हो, तो 100% एफडीआई अलाउ है। 49% तक तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर लगाओगे तो सरकार से पूछना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको और कुछ भी लगाने हैं, कुछ और विधान लगाने हैं, 100% आपको इन्वेस्टमेंट की आजादी। यानी कि आप यह समझकर चलिए कि भारत सरकार को जल्दी ही एलन मस्क भारत में ही अपना, जैसे अपन श्री हरिकोटा लॉन्च पैड के रूप में जान रहे हैं, ऐसे ही स्पेस एक्स का भी हो सकता है आने वाले समय में आप ऐसा ही लॉन्चिंग स्टेशन देख लें। मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं जनाब, मैं आपके सामने जो भी खबरें बोलता हूं, देखिए मैं कोई सनसनीखेज संवाददाता नहीं हूं। हम अच्छे से कंटेंट को दुनिया भर से उठा के प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और उसी प्रयास में तार जुड़ते चले जाते हैं। बस ये भगवान का आशीर्वाद है हमको। ऐसे में तार जोड़िए। अमेरिकी सरकार इसका वेलकम कर रही है साहब। 18 अप्रैल को आप यहां पर ट्वीट देखते हैं, अमेरिकी सरकार ने यूएस इंडिया बिजनेस जो काउंसिल है वो वेलकम कर रही है इस कदम का कि सरकार ने एफडीआई रूल्स में स्पेस सेक्टर के अंदर परिवर्तन किया। हम इसका वेलकम करते हैं। भारत सरकार के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, रूल के अंदर जो परिवर्तन किया गया है, हम इसका वेलकम करते हैं। दैट मींस फिर से वेलकम अमेरिका में अगर हुआ है तो अमेरिका को यहां बुलाया जा रहा है। यानी कि एलन मस्क जब इंडिया पधारेंगे तो इनसे कहा जाएगा कि आइए और बढ़िया से निवेश करिए। आपको लगता है कि सर ये केवल आपकी सोच है, आपको क्या एलन मस्क ने बताया है क्या? मैंने कहा आओ तार जोड़ते हैं, कनेक्टिंग डॉट थ्योरी पर काम करते हैं। बोले बताइए। तो भाई साहब एलन मस्क के आने पर 17 अप्रैल के दिन की आप कटिंग देखिए। इनको भारत के अंदर जो स्पेस टेक के अंदर काम करने वाले जो फाउंडर्स हैं उनसे मिलाने का प्लान बना लिया गया है। बकायदा इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज में रिसेंटली अग्निकुल, कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, स्काई रूट, ध्रुव स्पेस, पिक्सल, सेटसुर, इन सबको उनके सामने बिठाया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन प्राइवेट कंपनीज को फॉरेन फंडिंग मिल सकती है। एज एन इन्वेस्टर एलन मस्क मिल सकते हैं जो कहें कि जाओ हमने तुम में पैसे लगाए। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम स्काई रूट है, उसने पहली बार प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था।
भाई साहब प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया, एलन मस्क को इन लोगों की प्रतिभा दिख गई और इनसे कहा कि बताओ बेटा कितने का चेक काटना है। काट दिया तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट मिल गया। इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार इनको इनसे मिलवा करके बढ़िया पार्टी करवा रही है कि आइए और आकर के काम बढ़ाइए। भारत सरकार दुनिया भर के जो ग्लोबल स्पेस की इकोनॉमी है ना, उसमें 15% का एम लेकर चल रही है 2047 को लेकर कि दुनिया में स्पेस से जितना भी पैसा कमाया जाता है उसमें से 15% तो मिनिमम हम कमाएंगे जब देश 100 साल आजादी के मना रहा होगा। इसका मतलब भारत को अगर उस दिशा में आगे बढ़ना है तो बढ़ने के लिए स्पेस सेक्टर को ओपन करना पड़ेगा विदेशी निवेश के लिए, लोगों के पैसे के लिए, ना केवल विदेशी निवेश, बाकी इंडिया वाले भी प्राइवेट सेक्टर में निवेश करें। टाटा, बिरला, अंबानी जिनके पास पैसा है अपना रॉकेट चलाएं, जिस प्रकार से एलन मस्क, जेफ बेजोस अमेरिका में चला रहे हैं। फिर एक सवाल निकल कर आता है, और क्या हो सकता है? हमने कहा एक बात बताओ, आप ट्विटर को देखते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा आज इंडिया में जितनी भी न्यूज बनती है ना उसमें ट्विटर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको जब भी कोई न्यूज बता रहा होता हूं तो उसमें ट्विटर को ही रेफरेंस में लेता हूं कि देखो इस मंत्री ने ट्विटर पर यह कहा, इस व्यक्ति ने ट्विटर पर यह कहा। आज भारत के अगर थोड़े से भी सिस्टम को आप समझेंगे ना तो आप क्या पाएंगे कि भारत में जितने पैसे वाले हैं ना उन सब ने अपने अपने न्यूज चैनल्स बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए ही देख लीजिए, रिलायंस का अपना न्यूज चैनल चलता है, शायद न्यूज 18 कंप्लीटली उन्हीं का ही है। अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा हुआ है, वो सुभाष चंद्रा जी ने जो है वो जी न्यूज खरीदा हुआ है। यानी बड़े बड़े जितने भी घराने हैं ना उनके अपने अपने न्यूज चैनल्स हैं, ताकि वो दुनिया में कैसी न्यूज जा रही है वो उनके हित में है या नहीं। न्यूज मेकर भी वही हैं, न्यूज ब्रेकर भी वही हैं। ऐसी स्थिति में न्यूज चैनल चला रहे हैं इंडिया के अंदर के उद्योगपति। लेकिन आपको सोचकर आश्चर्य होगा, ये जो ट्विटर खरीदा था ना इसने, इसके पीछे थॉट यही थी कि बेटा तुम न्यूज चलाते हो ट्विटर पर आई हुई कोई खबर को, क्योंकि प्रधानमंत्री ट्विटर पर ही बोलते हैं, कोई भी नेता ट्विटर पर ही बोलता है। इसने ट्विटर ही खरीद लिया कि तुम्हारे न्यूज का जो सोर्स है ना, मतलब जैसे एएनआई और पीटीआई दुनिया भर के लोगों को न्यूज देती हैं, इन्होंने भाई साहब एएनआई खरीद लिया, यूं समझ लो इंडिया का, वर्ल्ड का एएनआई खरीद लिया, ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर खरीदा, अब ट्विटर खरीदा तो भाई वो तो इंडिया में भी एक्टिव है। दुनिया भर में ट्विटर के सबसे ज्यादा यूजर्स अमेरिका में, उसके बाद जापान में, फिर इंडिया का नंबर है। इंडिया की सरकार पूरी तरह ब्रेकिंग न्यूज जब भी आती है सबसे पहले ट्विटर पर आती है। चाहे अभी थोड़े दिन पहले की बात अगर मैं आपको बताऊं, फार्मर प्रोटेस्ट जब हुए थे तो एलन मस्क ने भारत के बारे में एक टिप्पणी की थी कि यहां के नियम बड़े सख्त हैं भारत सरकार की, हम तो नहीं चाहते लेकिन कुछ अकाउंट्स इनके कहने पर हमें हटाने पड़ते हैं। स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया रूल्स हैं इंडिया के अंदर। अब आप सोचकर देखो, न्यूज वाला व्यक्ति इंडिया में आ रहा है तो सोचो बार्गेनिंग कैपेसिटी उसकी कितनी जबरदस्त होगी। जहां भारत सरकार के बारे में यह कहा जाता है कि भारत सरकार अपने स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया रूल्स के चलते इन लोगों से अपने कंटेंट को डिलीट करवाती है कि ये भारत के खिलाफ बोल रहा है हटा दो, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है हटा दो। अब अगर ये ट्विटर लेकर यहां पहुंचा और ट्विटर के रूप में भारत सरकार ने कहा कि देखो भैया इतना तुम्हारा सब ले लिया, तुमसे इतना कुछ ले लिया, इतनी सब्जी खरीद ली, तो धनिया फ्री में नहीं दोगे क्या? धनिया फ्री में क्या है? वो धनिया फ्री में ट्विटर है कि देखो ट्विटर पर तुम्हें हमारे रूल मानने पड़ेंगे। तुम जहां कोने में बैठे बैठे कहते रहते हो कि इंडिया के सोशल मीडिया नॉर्म्स टफ हैं, उस पर थोड़ा कंपनसेशन करो। दुनिया को लगना चाहिए कि इंडिया में भी सोशल मीडिया चल रहा है, समझे? तो गवर्नमेंट जो है ना वो इन्हें अब ट्विटर के मामले में भी झांप ही लेगी कि बेटा चले आओ, थोड़ा सा इस पर अपना मामला हल्के से हाथ रखो। ये मेरा परसेप्शन है, हो सकता है परसेप्शन बनते और बिगड़ते हैं, आपका जो है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कुल मिलाकर चीजें तो समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। बाकी भारत सरकार एलन मस्क के स्वागत में पूरी तरह तैयार है। और तो और जब सब लोग आ गए तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर एक बात बताइए, बाकी तो सब सही है, ना तो मैं टेस्ला खरीदने वाला आदमी, ना तो मेरे पास इतना पैसा कि मैं 30-40 लाख की कार खरीद पाऊं, ना मेरे पास स्पेस में इंटरेस्ट, मैं तो मेरा बीएसएनएल चलाकर खुश हूं सर। अच्छा तीसरी चीज ट्विटर मैं नहीं चलाता सर, क्योंकि मेरे को कोई चीज वहां नहीं मिलती। फिर मेरे लिए क्या है? आपके लिए देश है। देश है का मतलब क्या है भाई साहब? देश के लिए भी एलन मस्क मसाला लेकर आ रहा है। क्या? इंडिया को यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबरशिप दिलाया जाए। आप कैसे वेलकम कीजिएगा? नहीं तो उसका इतना बड़ा आदमी आ रहा है और आप उसको भाव नहीं दिए तो? ऐसी स्थिति में दुनिया को, इंडिया वालों को वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की समर्थन देते हुए आ रहा है कि भाई साहब इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। आप कैसे कहेंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं? भाई हेडिंग बनी हुई है, यूएस ऑफिशियल्स इस बात पर रिएक्शन दे रहे हैं कि एलन मस्क ने कहा है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के 5 ही देश जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रभावी रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके और ये
क्या कहते हैं इसको, आपका रशिया और चाइना, बोले ये जो है ना, ये ही लोग तो हैं परमानेंट सीट बना करके पड़े हुए हैं, हम ब्रिटेन और यूके एक साथ बोल दिए, ठीक है। तो बोले यही तो लोग हैं जो पूरी तरह से अपना प्रभाव बनाकर चले हुए हैं। तो बोले फिर बोले इनके अंदर इंडिया की भी एंट्री होनी चाहिए। बोले आपको कैसे पता चला? एंटोनी गुटेरस जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था कि बताइए अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के पास एक भी सीट नहीं है। तो इनको कुछ लोगों ने घसीटते हुए पूछ लिया था, सर जी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया रख के बैठा हुआ है, इसके पास भी तो नहीं है। एलन मस्क इसी पर लिखे थे कि भाई दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखकर इंडिया बैठा है और उसको कोई परमानेंट सीट नहीं दे रहा है। इसके पीछे का कारण तो यही माना जाए कि जिनके पास पावर है वो अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते। तो इन्हें देखकर लोगों को लगा कि ये है अपना रियल हीरो जो चाहता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले। यही कारण है कि भाई साहब अमेरिका में जो संवाददाता हैं उनने जाकर के पूछ लिया विदेश मंत्रालय से, सर जी बताइए अमेरिका क्या सोचता है? तो भैया मस्कवा जो बोलेगा सब मस्त कहेंगे, उसी को बढ़िया कहेंगे कि यही है सही आदमी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सबके मतलब की बात लेकर आ रहे हैं मस्क। जिस दिन आएंगे उनका स्वागत वेलकम तरीके से कीजिएगा, क्योंकि मार्केट समझा दिया गया है सबको, तुमको क्या मिल रहा है, तुमको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कुछ लोग कहेंगे सर जाके तो हम भी नहीं बैठेंगे उस पर मस्त रहिए ना, कुछ तो हो रहा है। खैर ये मेरा प्रस्तुतिकरण का अपना तरीका है, हर चीज के कुछ और आयाम भी हो सकते हैं, आपका अपना समझने का नजरिया भी हो सकता है। मैं आपके नजरिए को बदलने के लिए नहीं इस न्यूज को सुना रहा हूं, इतनी बोरिंग न्यूज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर प्रस्तुत कर रहा था और यही कारण था कि आप इतनी देर तक मुझे सुन पाए। और इतना अच्छे से सुन ही लिए हैं तो आपसे गुजारिश कर लेते हैं, इतनी देर तक झेल लिया है तो 0.19 सेकंड और लगा दो, जाके सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो। सब्सक्राइब करने का लाभ हमें यह होता है कि भविष्य में जब कोई अपडेट आप तक आता है तो हम पहुंचा पाते हैं, ठीक है।